वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 65 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। जो 64 नंबर का टेस्ट था वो मिक्स था, मतलब जीएस प्लस करंट। जो 63 नंबर का टेस्ट है जिसमें हमारी पॉलिटी चल रही है, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट इसमें चल रहा था इंडियन पॉलिटी में अपना, और हमने अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित एक दो प्रश्न बनाए थे। अब उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला प्रश्न है निंदा प्रस्ताव के बारे में। निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है और इसे पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य है। देखिए, दोनों की दोनों लाइनें अविश्वास प्रस्ताव के लिए सही हैं। यहाँ निंदा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है तो निंदा तो हम किसी एक मंत्री की भी कर सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा। तो निंदा प्रस्ताव जो है एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद, यहाँ केवल वर्ड जो लगा दिया इसकी वजह से गलत है स्टेटमेंट। और निंदा हो रही है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र क्यों देना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव में देना पड़ता है, वो तो गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। तो कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों ये असत्य हैं। तो निंदा प्रस्ताव जो है संसदीय कार्यवाही का एक साधन है। इसे किसी एक मंत्री, ठीक है, या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद, वो है अविश्वास प्रस्ताव। और इसे पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। इसे केवल मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों एवं कार्यों की आलोचना होती है इससे, ठीक है, और इसे लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसे स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। इसने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। इस प्रस्ताव में निंदा का पक्ष शामिल नहीं होता, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में। ठीक है, निंदा का प्रश्न निंदा प्रस्ताव में होगा, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही है। तो देखिए, शून्यकाल में समान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है। शून्यकाल के समान जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है, और यह 1954 में जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, इसने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है और यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, किंतु इसमें निंदा का पक्ष जो है शामिल नहीं रहता, इसलिए इसे मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का उपाय नहीं माना जाता। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, इसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में सदन को संबोधित करता है। यह प्रस्ताव सदन के सदस्यों को सरकार एवं प्रशासन की आलोचना के अवसर उपलब्ध कराता है। राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा के अभिभाषण से लिया गया है और इस प्रस्ताव पर चर्चा केवल लोकसभा में होती है। ये केवल वाले स्टेटमेंट गलती हो जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी गलती है। ठीक है, इस पर चर्चा जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकती है। तो संसद के दोनों सदनों में जो है इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, इसलिए गलत है डी वाला स्टेटमेंट। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका अर्थ सरकार की पराजय मानी जाएगी। इसको पढ़ लीजिएगा आप पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों का मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, या कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु, ऑप्शन नंबर ए। तो स्थगन प्रस्ताव जो है किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में जो है चर्चा करने के लिए सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके द्वारा निश्चित लोक महत्व के मामलों को जो है उठाया जा सकता है।
जैसे कि जो निश्चित, तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व का हो, और इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जा सकता। वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को उठा सकते हैं, विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठा सकते, न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती, और उस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य है क्या? संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ठीक है, बजट में कटौती तो वो कटौती प्रस्ताव है, सरकार गिरानी है अविश्वास प्रस्ताव है। तो स्थगन प्रस्ताव एक निंदा प्रस्ताव है। अब निंदा में सरकार तो गिरती नहीं, किसी एक व्यक्ति की निंदा होगी, मंत्री की निंदा होगी, मंत्रियों के समूह की निंदा होगी। इसके द्वारा सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना की जाती है। यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, और सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो 0 आवर है, शून्यकाल है, वो किसकी देना है? ब्रिटेन की, भारत की, अमेरिका की, या आयरलैंड की? भारतीय संसद व्यवस्था में शून्यकाल खुद भारत की देन है। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो है शून्यकाल भारत की देन है। इसका जन्म भारत में हुआ, और इसकी अवधि जो है अधिक से अधिक 1 घंटे की होती है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है शून्यकाल प्रारंभ होता है, जिसकी अवधि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में होती है। और शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संसदीय कार्यवाही का यह एक अनौपचारिक साधन है, जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल को प्रश्न उत्तर का सत्र कहते हैं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है? सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। सभापति को हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन की स्थिति में वह सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। देखिए 4 स्टेटमेंट है, 4 विकल्प है, फंडा क्लियर है। ठीक है, ए और डी को देखिए एक दूसरे के विलोम है, तो आंसर ए और डी में से एक होना चाहिए। तो कौन सा सही है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो होता नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो होता है राज्यसभा का सदस्य, वो उन्हीं में से चुना जाता है एक। तो डी गलत है। तो देखिए राज्यसभा का सभापति जो है उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर? और उपराष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से उपसभापति को चुनती है, यहाँ उपसभापति की बात हो रही है, इसलिए उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं रहने पर वह उपसभापति नहीं रहेगा, और राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तो सदन की बैठक में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं रहेगा वो। जब उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति को उसके पद से हटाने संबंधी संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब वह राज्यसभा में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। अब इसी के विपरीत अगर हम लोकसभा स्पीकर को देखें, राज्यसभा के लोकसभा के अध्यक्ष को देखें, तो उस पर अगर जो उसको हटाने के लिए संकल्प था, अपने पिछले टेस्ट को याद करिए, तो वो क्या करता है? वो बोल भी सकता है, ठीक है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, और वो मतदान भी कर सकता है, लेकिन उसका जो वोट है वो पहले ही ले लेते हैं उससे। ठीक है, मतलब प्रथमतः मत भी दे सकता है वो, लेकिन उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सभापति और उपसभापति से रिलेट करती हुई। और लोकसभा के अध्यक्ष से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संसदीय कार्यवाही के प्रश्नकाल में जो प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के,
4 प्रकार के। देखिए 3 प्रकार के होते हैं वो, ठीक है, तारांकित, अतारांकित और हो गए अल्प सूचना के प्रश्न। तो प्रश्न काल में प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न यानी इसका उत्तर जो है मौखिक दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न इसका उत्तर लिखित होता है, मैच करने के लिए पूछा है पीसीएस में 1-2 बार, और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, और यूपीएससी में भी। और अल्प सूचना के प्रश्न की बात करें तो कम से कम 10 दिनों का नोटिस देकर जो है ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और स्टेटमेंट बनाकर ही पूछ सकता है कि 30 दिन का नोटिस देकर, 14 दिन का नोटिस देकर। ठीक है, सही उत्तर क्या है? 10 दिन का नोटिस देकर अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 है कि पार्लियामेंट में भाषा, संसद में भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत के संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित है। राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है, और संसद के पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है क्या? सत्य है, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, और तीनों की तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी 1 2 3 यानी। तो संविधान में उपबंध है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी देवनागरी, और राजभाषा अधिनियम 1963 उपबंध करता है कि सदन की कार्यवाही अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है, और संसद में पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्लियर। 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ये 10 प्रश्न ऐड थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पिछले 8 वर्षों में यूपीएससी सिविल सेवा में 2 बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये थोड़ा आरओ के लेवल से ऊपर का प्रश्न है, यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए, लेकिन अगर आरओ में भी पूछ लिया तो 4 स्टेटमेंट वाला सवाल है। पहला स्टेटमेंट है, ऐसे विधेयक जो संसद के दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो और लोकसभा के विघटन के पूर्व राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नोटिस दी हो, लोकसभा विघटन के पश्चात व्यापगत नहीं होगा, यानी लैप्स्ड नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। ये पहला स्टेटमेंट ये है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। ऐसा विधेयक, कोई विधेयक है जो संसद के दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित नहीं हुआ है। ठीक है, संसद के 2 सदन कौन? लोकसभा और राज्यसभा, उनमें असहमति है, इसलिए कोई विधेयक है वो पारित नहीं हुआ है। अब हुआ क्या? लोकसभा के विघटन के पहले राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नोटिस दिया, यानी यह विधेयक जो है साधारण विधेयक है। अगर लोकसभा विघटन हो जाता है लोकसभा का, तो ये जो बिल है ये जो है लैप्स नहीं होगा। ये बात सत्य है। ठीक है, ऐसा विधेयक जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया, यानी लोकसभा ने भी पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, और राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली उसको, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है, और लोकसभा जो है वो विघटित हो गई, तो जो विधेयक है वो लैप्स नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात भी सत्य हो गई। आगे देखिए, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया परंतु राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया है। अब क्या हुआ? लोकसभा विघटित हो गई, तो उसके पश्चात ये लैप्स नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी सत्य है, यानी ये वाला गलत है। लोकसभा में पारित विधेयक किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद लैप्स नहीं होगा। देखिए, कोई विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में वो विचाराधीन था, अब लोकसभा ही नहीं रही, तो लैप्स तो हो ही जाएगा ना, वो यहाँ लिखा नहीं होगा, इसलिए गलत है डी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, याचिका आदि लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किंतु लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासन संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त नहीं होते। याद रखिएगा इसको।
देखिए, लोकसभा के विघटन के पश्चात विधेयकों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। क्या क्या? लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा विघटन के पश्चात समाप्त हो जाता है। ठीक है, लोकसभा में पारित था, राज्यसभा में विचाराधीन है, लोकसभा नहीं रही तो विधेयक भी नहीं रहा। लोकसभा में विचाराधीन है और विघटन के पश्चात समाप्त हो जाता है। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक विघटन के पश्चात जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो परंतु लोकसभा द्वारा पारित ना हो, विघटन के पश्चात समाप्त नहीं होते। ठीक है, तीसरी लाइन फिर से सुन लीजिएगा। ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में तो विचाराधीन है परंतु लोकसभा में पारित ही नहीं हुए वो, और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, विघटन हो गई, तो वो जो है बना रहता है। ठीक है, समाप्त नहीं होता, अगली लोकसभा आएगी तो उसमें चला जाएगा। तो 10 प्रश्न ऐड किए थे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप PDF प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम सीरीज से। इसी एक आगे से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।